तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और यह है वीडियो नंबर 5 इस सीरीज़ का, यानी इस चैप्टर का। इसके पहले 4 वीडियोस किए हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, जहाँ से आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। टॉपिक है पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए, इसके पहले हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा और पार्लियामेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें देखी। तो अब हम देखने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि आखिर प्राइम मिनिस्टर के क्या पावर्स होते हैं और वो किन किन चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है। तो देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर्स हैं और मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन कैसा होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद उसके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। और जैसे कि वो कैबिनेट मीटिंग जो होते हैं उसका हेड होता है, उसका एक तरीके से चेयरमैन होता है। वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके कामों को एक तरीके से कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करता है या फिर उसको कंट्रोल करता है। और अगर किसी मिनिस्ट्रीज़ के बीच में या डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट होता है तो प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन होता है वो एक तरीके से फाइनल होता है। और इसके साथ ही जितने भी मिनिस्टर्स हैं और जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर एक तरीके का सुपरविज़न करने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है और उसका कंट्रोल सारे मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर होता है। तो और जितने भी मिनिस्ट्रीज़ होते हैं वो सभी प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का एक तरीके से जिम्मेदारी होती है या फिर उसके पास पावर होते हैं कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उसको वो अपॉइंट कर सकता है और किस मिनिस्टर के पास कौन सा डिपार्टमेंट होगा वो उसे या तो प्रोवाइड करा सकता है और जब चाहे उसे छीन सकता है। और उसके पास ये भी पावर होता है कि जिस मिनिस्टर को चाहे जब चाहे डिसमिस कर सकता है, क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री से निकाल सकता है। और इसके साथ ही अगर कोई प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस को क्विट करता है या फिर रेजिग्नेशन देता है या फिर वो बाहर किसी रीजन से आता है, चाहे वो रेजिग्नेशन की वजह से हो या फिर डेथ की वजह से हो, तो उसके साथ ही उसकी जो पूरी मिनिस्ट्री थी वो उसे भी क्विट करना पड़ता है, उसे भी सरकार को छोड़ना पड़ता है। और इसी वजह से तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो कैबिनेट है वो पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, क्योंकि कंट्री से रिलेटेड सारे फैसले कौन लेता है, तो कैबिनेट लेती है। तो कैबिनेट के अंदर हम अगर बात करें तो कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन उन सारे मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, उन सारे मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर का होता है। तो यहाँ पर आप एक तरीके से कार्टून देख सकते हैं। इस कार्टून में दिखाने की कोशिश की गई है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसका कितना पावर होता है, कितना कंट्रोल होता है सारे मिनिस्टर्स के ऊपर, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो या फिर किसी और तरह के। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बैठी हुई है और जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो कितने छोटे, कितने दब कर, कितने शांति से बैठे हुए हैं। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पावर कितना ज़्यादा होता है प्राइम मिनिस्टर का। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, चाहे वो जितनी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज़ हैं वर्ल्ड में, उन सभी की बात करें प्राइम मिनिस्टर के पावर्स की, तो वो प्राइम मिनिस्टर के पावर्स बहुत सारे कंट्रीज़ में इंक्रीज़ हुए हैं पिछले कुछ सालों में, जैसा कि जितना कि पहले कभी नहीं हुआ था। तो जैसे जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनका रोल बढ़ता गया है पॉलिटिक्स में, उसके साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर था उसका कंट्रोल कैबिनेट के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर जो कंट्रोल था और इसके साथ ही उसके पार्टी के ऊपर कंट्रोल भी एक तरीके से बढ़ता गया है। और इसके साथ ही मीडिया का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान है। उसका रीज़न ये है कि जो मीडिया है उसने एक तरीके का ट्रेंड बना दिया है, एक तरीके का प्रचलन बना दिया है कि जो पॉलिटिक्स है और इलेक्शन है इसको एक तरीके से कंपटीशन कर दिया है टॉप लीडर्स के बीच में। यानी कि जो हमारा पार्टी का फॉर्म है, यानी जो इलेक्शन पार्टीज़ के बीच में होता है उससे ध्यान हटाकर लोगों का ध्यान अब टॉप लीडर्स के बीच में होता है। जैसे आप 2014 के इलेक्शन को याद करें तो उसमें कहीं भी भाजपा या फिर कांग्रेस या फिर किसी और दूसरे पार्टी की बात उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी जितनी बात आपके नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और जो दूसरे लीडर्स थे, मायावती, इन लीडर्स की बात हो रही थी। तो इसमें जो मीडिया है उसका बहुत ही बड़ा योगदान है कि उसने ये पार्टी के फॉर्म जो इलेक्शन होता है उसको टर्न कर दिया है कैसे फॉर्म में, तो लीडर फॉर्म में कर दिया। यानी कि जो अब कंपटीशन है वो टॉप लीडर्स के बीच में होता है, अब पार्टी के बीच में एक तरीके का कंपटीशन नहीं होता है।
तो इंडिया में भी हमने देखा कि इस तरीके की टेंडेंसी है जहाँ पर जो पावर है उसका कंसंट्रेशन प्राइम मिनिस्टर के हाथों में चला गया है, यानी कि जो मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनके हाथों में उतना ज़्यादा पावर नहीं होता है, उतना ज़्यादा उनको छूट नहीं होती है, उनके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनके पास इतनी ज़्यादा अथॉरिटी थी, इतनी ज़्यादा पावर्स थी। उसका रीज़न ये था कि पब्लिक में उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा था और वो जिस तरीके से चाहते थे इंडिया के पॉलिसी को उस तरीके से वो डिफ़ाइन कर सकते थे, ड्रॉ कर सकते थे। उसी तरीके से इंदिरा गांधी की हम बात करें तो उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स थे और वो काफ़ी पावरफुल लीडर थी अगर उनके जो मुकाबले जो उनके जो कैबिनेट में कलीग्स थे उनके कंपैरिजन में। और उसका बेसिक रीज़न ये था कि जितने भी लोग थे जो कि उस पार्टी को वोट देते थे वो इंदिरा गांधी की वजह से देते थे और उन्हें एक तरीके से लीडर समझते थे। तो देखिए इसके जो एक्सटेंट है पावर का, वो जो एक्सटेंट है प्राइम मिनिस्टर के पावर्स का, वो एक तरीके से पर्सनालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आखिर कौन व्यक्ति है जो उस पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पोजीशन पर बैठते हैं और अपने मिनिस्टर्स को छूट देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पूरे सरकार के ऊपर काफ़ी अच्छा कंट्रोल बनाकर रखते हैं। तो देखिए पिछले कुछ सालों में जो कोalition पॉलिटिक्स है उसका एक तरीके से राइज हुआ है और इसने एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर के जो पावर्स हैं उसको काफ़ी कम किया है और एक तरीके से उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित किया है। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोalition पार्टी के मिनिस्टर्स को या फिर जो कोalition पार्टी के मिनिस्टर्स बनाए गए हैं उनको उतना ज़्यादा डायरेक्शन नहीं दे सकती, उतने ज़्यादा दबाव देकर काम नहीं करवा सकती है जितनी कि अगर एक पार्टी की सरकार है उस कंडीशन में करा सकती है। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं कोalition गवर्नमेंट के वो वैसे डिसीजन नहीं ले सकते हैं जैसा वो चाहते हैं और यानी कि प्राइम मिनिस्टर को एक तरीके से एकोमोडेट करना पड़ता है अलग अलग ग्रुप से और फैक्शन से उसकी पार्टी में और जो अलायंस पार्टनर्स हैं उसके साथ ही। यानी कि अगर हम बात करें कि एक पार्टी की अगर सरकार है तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जैसा चाहे वैसा ऑर्डर कर सकता है अपने पार्टी के लीडर को यानी कि मिनिस्टर को, लेकिन अगर कोalition फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है उसे ये ख्याल रखना पड़ता है कि जो सहयोगी पार्टी है उसका क्या मानना है, क्या उसका वो क्या चाहती है, उसके साथ मिलजुल कर फैसला करना होता है। तो देखिए इस कंडीशन के आधार पर प्राइम मिनिस्टर का पावर एक तरीके से डिसाइड होता है कि किस कंडीशन में सरकार बनी है, कैसी सरकार बनी है और उसे एक तरीके से सरकार को चलाने के लिए या फिर सरकार को बनाए रखने के लिए उसे कोalition के जो जितने भी पार्टनर्स हैं उनको एक तरीके से खुश रखना पड़ता है और उन्हें वो नाराज़ नहीं करना चाहती है। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में कि आखिर प्रेसिडेंट का क्या योगदान है। तो देखिए यहाँ पर हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की। तो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन में हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ लिया, अब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। और इंडिया का जो सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। यानी कि सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी कौन है, तो प्रेसिडेंट है। तो देखिए जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है, लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वो पूरे कंट्री का हेड होता है, पूरे स्टेट का हेड होता है। तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में अगर स्टेट जो है यानी कि जो इंडिया है उसका हेड कौन है, तो उसका हेड प्रेसिडेंट है, लेकिन उसके पास किसी भी तरीके के पावर्स नहीं है। उसके पास एक तरीके से नाम मात्र के पावर्स हैं, केवल दिखाने के पावर्स हैं, नॉमिनल पावर्स हैं। तो जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो ब्रिटेन के क्वीन के जैसा है, जहाँ पर जो उसका जो एक तरीके से प्रेजेंस है या फिर उसके जो पावर्स हैं वो एक तरीके से सेरेमोनियल हैं, यानी कुछ खास इवेंट्स पर ही उसे पावर्स दिए गए हैं। और एक तरीके से जो प्रेसिडेंट होता है वो एक तरीके से सरकार के या फिर जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फंक्शनिंग को एक तरीके से सिर्फ सुपरवाइज करता है और ये ध्यान रखता है कि जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हार्मनी में काम करें और जो स्टेट की ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने की कोशिश करें। तो देखिए जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का उसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है लोगों द्वारा। जितने भी प्रेसिडेंट आज तक चुने गए हैं या फिर जो प्रेसिडेंट के चुनने का जो प्रोसीजर है उसमें जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो वोट देकर उसे इलेक्ट करते हैं और
जो कैंडिडेट होता है, जो अगर कोई प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए फाइट कर रहा है, तो उसमें मेजोरिटी ऑफ वोट्स उसे मिलना चाहिए एमएलएस के और उसके साथ ही एमपीज़ के, तब जाकर वो प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये एक तरीके से इंश्योर करता है कि जो प्रेसिडेंट है उसे पूरे देश का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा सके कि उसे पूरे कंट्री से सपोर्ट मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी समय ये बात भी दिखाया जा सकता है कि जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि उसको जनता का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट प्राप्त है, क्योंकि उसे डायरेक्टली जनता द्वारा नहीं चुना गया है। और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको अगर हम कंपेयर करें प्रेसिडेंट से, तो प्राइम मिनिस्टर के पास इतने अथॉरिटी होती है, वो ये कह सकता है कि मुझे जनता का सपोर्ट प्राप्त है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि उसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ है, इस वजह से प्रेसिडेंट ये बात नहीं कह सकता कि मुझे बहुत ही सपोर्ट प्राप्त है या फिर मैं जनता जो है वो मुझे बनाना चाहती है। नहीं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है। और जनरली ऐसा देखा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी रूल करती है, जो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट होती है, वो अपने किसी आदमी को प्रेसिडेंट बना देती है। जैसे कि अभी हमने देखा, अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पर जो रूलिंग पार्टी थी बीजेपी, उसने अपने आदमी को प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त कर दिया, प्रेसिडेंट बना दिया। तो देखिए, ये चीज़ जो है ये एक तरीके से इंश्योर करती है कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रहे और वो किसी तरीके के पावर्स को एंजॉय नहीं कर सकता है। तो देखिए, ये जो चीज़ है ये एक तरीके से ट्रू है जितने भी प्रेसिडेंट के पावर्स हैं उन सभी के लिए। अगर आप कैजुअली अगर रीड करें कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर उसे आप देखें, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि एक तरीके से कुछ भी चीज़ नहीं है जो कि जो प्रेसिडेंट है वो नहीं कर सकता है। जितने भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ किए जाते हैं वो सभी प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, मेजर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं सरकार के, वो सभी प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सभी प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो लगेगा जैसे कि सारा जो पावर है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। इसके साथ ही जितने भी अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हो गया, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट हो गया, गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हो गया, इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट हो गया, दूसरे देशों में एम्बेसडर्स का अपॉइंटमेंट हो गया, ये सभी किसके नाम पर होते हैं, तो प्रेसिडेंट के नाम पर होते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, ये सभी भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं। और प्रेसिडेंट जो होता है वो डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है। लेकिन ये सिर्फ उसके नाम पर चीज़ें होती हैं। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट का नाम सिर्फ यूज़ किया जाता है इन चीज़ों को करने के लिए। लेकिन हम रियलिटी में अगर देखें तो रियलिटी में सारे पावर्स प्रेसिडेंट के पास नहीं होते हैं। और हमें ये याद रखना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट जो होता है वो इन पावर्स को एक तरीके से एक्सरसाइज करता है जब उसे एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो कैबिनेट है वो एडवाइस पर, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो ये सभी काम कर सकता है। लेकिन कब कर सकता है, जब उसे गवर्नमेंट द्वारा यानी जो कैबिनेट है, कैबिनेट द्वारा उस काम को करने के लिए एडवाइस दिया गया है या फिर कहा गया है। जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किसी और ख़ास ऑर्डर को या फिर किसी खास चीज़ को रिकंसिडर करने के लिए कह सकता है कि हाँ जी, आपने सरकार को ये कह सकता है कि हाँ, आपने ये जो ऑर्डर पास किया है वो मुझे सही नहीं लगता, आप इसे रिकंसिडर कर लें या फिर आप ध्यान दें कि इसमें ऐसा बदलाव होना चाहिए। लेकिन उसे पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकता है। और अगर दोबारा किसी खास एडवाइस को या फिर ऑर्डर को प्रेसिडेंट के पास भेजा गया तो उसकी मजबूरी है, यानी कि प्रेसिडेंट की मजबूरी है कि वो उस ऑर्डर के अनुसार काम करे, उसे इम्प्लीमेंट करे। तो इसी तरीके से अगर कोई बिल पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा और वो बिल रियलिटी में लॉ बन सकता है तभी जब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी उसके लिए दे दे। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो चाहे तो सिर्फ डिले कर सकता है उस खास बिल को या फिर ऑर्डर को कुछ समय के लिए, या फिर उस बिल को वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, यानी फिर से ध्यान देने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर पार्लियामेंट उस बिल को पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजता है
तो प्रेसिडेंट को उस कागज़ पर साइन करना मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है, उसे वो कैंसिल नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास सिर्फ नॉमिनल पावर है, यानी उसके पास सिर्फ कहने के लिए पावर है, सारे काम जो है उसके नाम पर होते हैं, लेकिन सारे काम करने का, डिसीजन लेने का पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। डिसीजन लेने का पावर किसके पास है? तो सरकार के पास है, यानी प्राइम मिनिस्टर के पास है, और जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है यानी उसके पास है। यानी जैसा कैबिनेट चाहेगी, जैसा कैबिनेट कहेगी प्रेसिडेंट को करने के लिए, प्रेसिडेंट को वैसा करना पड़ेगा। जिस तरीके के कानून बनवाना चाहेगी सरकार, वैसा कानून प्रेसिडेंट को बनाना पड़ेगा, और जिस कानून को अप्लाई करवाना चाहेगी उस कानून को अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, प्रेसिडेंट करता क्या है? तो क्या प्रेसिडेंट अपने खुद की मर्ज़ी पर कुछ कर भी सकता है या फिर नहीं कर सकता है? तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कि प्रेसिडेंट जो है वो खुद के ऊपर कर सकता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट। तो जब भी कोई पार्टी या फिर कोalition ऑफ पार्टीज जो है उससे अगर क्लियर मेजोरिटी मिलती है इलेक्शन में, तो जो प्रेसिडेंट है उसे अपॉइंट करना होता है मेजोरिटी पार्टी या फिर कोalition के लीडर को प्रेसिडेंट के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में, जब भी कोई पार्टी लोकसभा में उसे मेजोरिटी प्राप्त होती है तब। अगर कोई किसी भी पार्टी को या फिर कोalition को लोकसभा में मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये पावर होता है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी को भी कॉल कर सकती है। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है किसी लीडर को जैसा कि उसे लगता है कि वो मेजोरिटी सपोर्ट लोकसभा में प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो प्रेसिडेंट है वो जो नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है उससे मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए कह सकता है लोकसभा में किसी खास स्पेसिफिक टाइम में। तो जैसे आप देख ले कि अभी अगर हम नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की बात करें, तो अभी तो इस सरकार के पास एक तरीके से पूरी मेजोरिटी है। अगर वहाँ पर इसके पास पूरी मेजोरिटी नहीं होती तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसके पास ये अथॉरिटी थी या उसके पास पावर थे कि वो किसी को भी कॉल कर सकती है, लेकिन किसी को कॉल करने का मतलब किसी को नहीं, जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे कॉल कर सकती है। यानी नरेंद्र मोदी को वो कॉल करती और उसे कहा जाता प्रेसिडेंट द्वारा कि आप प्रूफ करिए कि आपके पास एक तरीके से सरकार बनाने के जितने आंकड़े आपके पास मौजूद हैं, यानी उतने एमपीज़ का सपोर्ट आपके पास मौजूद है। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये चीज़ है जहाँ पर प्रेसिडेंट के पास एक तरीके से अथॉरिटी है, पावर है। इसी तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर प्रेसिडेंट का पावर चलता है। तो देखिए इसके पास टॉपिक है टॉपिक नंबर 5.4 द जुडिशरी। तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।